नमस्कार। आइए आज हम क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान शुरू करते हैं। ये फिजिकल जियोग्राफी का एक भाग है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है उसी प्रकार से क्लाइमेटोलॉजी है। क्लाइमेटोलॉजी मतलब जिसे जलवायु विज्ञान कहते हैं, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। पहले हम क्लाइमेट और वेदर मतलब जलवायु और मौसम में अंतर को समझते हैं। तो क्लाइमेट जो है टेम्परेचर प्लस मॉइस्चर मतलब तापमान और नमी का संयोजन होता है। उसी प्रकार मौसम भी आपका टेम्परेचर प्लस मॉइस्चर मतलब तापमान व नमी का संयोजन होता है। लेकिन जब हम इसकी अंतर की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ यही अंतर आता है कि क्लाइमेट जो होता है वह लंबे समय के अंतराल पर आता है, मतलब 30 से 35 वर्षों के अंतराल पर, मतलब दीर्घावधि के मतलब लंबे समय के अंतराल के लिए रखा जाता आता है। किसी स्थान या क्षेत्र में लंबे समय तक वहाँ की जो जलवायु है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। वहीं मौसम जो है देखिए किसी स्थान क्षेत्र में दिन, सप्ताह या महीना के संदर्भ में मतलब लघु समय के लिए अध्ययन किया जाता है। तो मौसम जो है लघु समय के लिए मतलब आज का कौन सा मौसम रहा, कल एक दिन का क्या मौसम था, या फिर कह सकते हैं सप्ताह का, महीना का, तो ये मौसम में आएगा। और वहीं क्लाइमेट की बात आएगी तो दीर्घावधि के लिए आएगा 30 से 35 वर्ष, और मौसम की बात आएगा तो लघु समय के लिए क्या आएगा, दिन और सप्ताह और महीने के संबंध में। हमारा जो एटमॉस्फियर है, वायुमंडल, जो हम मतलब सतह के ऊपर तक के बीच में, तो ये एक गैसीय आवरण है। वायुमंडल जो है वह गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। तो ये वायुमंडल कैसे टिका हुआ है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी फोर्स है, वह वायुमंडल को जकड़े हुए मतलब चिपकाए हुए है, वह भागने नहीं दे रहा। इसलिए जब हम वायुमंडल को छोड़ के ऊपर जाते हैं तो इसमें तैरने लगते हैं, लेकिन वायुमंडल में पकड़े रहते हैं ग्रेविटी फोर्स के कारण। अब आते हैं आज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर, ठीक, मतलब वायुमंडल का संगठन। जब हम वायुमंडल की संगठन की बात करेंगे तो उसमें हम वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर वहीं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर, इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर पढ़ेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर और लेयर ऑफ एटमॉस्फियर का करते हैं। इसका मतलब होता है कि हम नीचे से लेकर ऊंचाई तक जाने पर, मतलब धरातल से लेकर ऊंचाई पर जाने पर जो लेयर पाई जा रही हैं वायुमंडल के, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्ट्रक्चर में हम लेयर के बारे में अध्ययन करते हैं एटमॉस्फियर के, और कंपोजिशन में संगठन गैसों के बारे में अध्ययन करते हैं मुख्यतः। तो तीन मुख्य वायुमंडल के संगठन को मिलकर बना गया है। एक गैसेस हो गया जो कि मुख्य है, फिर वाटर वेपर जलवाष्प हो गया, फिर एरोसॉल धूलकण हो गया। ठीक है, गैसों में अगर हम कंपोजिशन देखिए, मैंने अच्छे से बनाया, बहुत ही आरामदायक है। इसे अगर देखें हम तो नाइट्रोजन 78.08% पाया जाता है, ऑक्सीजन 20.95% पाया जाता है, आर्गन 0.93% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% पाया जाता है, नियॉन 0.0018% पाया जाता है, हीलियम, फिर उसके बाद मीथेन, फिर क्रिप्टॉन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन, फिर जेनॉन, फिर ओजोन O3। ठीक है, ऐसे करके ये गैसों का मिश्रण है। तो ये गैसें हम यहाँ पर भी लिखे हैं। इस चीज़ को जानते रहिएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। ठीक है, एक मिनट। ठीक, ये जो तीन गैसें हैं 78.21 मतलब 78% करीब नाइट्रोजन, 21% करीब ऑक्सीजन और 01.93% करीब आर्गन। नाइट्रोजन की जो खोज है वह डिस्कवर किया थे रदरफोर्ड ने 1772 में, और वहीं ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रेस्टली ने किया था। ठीक है, और आर्गन की खोज 1874 में हुई थी। तो अब आते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये तीन जो महत्वपूर्ण गैसें हैं, ये स्थिर गैस और अस्थायी गैस हैं। मतलब ये स्टेबल गैस कहलाती हैं। स्टेबल गैस कहने का मतलब इनके कंपोजिशन में परिवर्तन नहीं होता जल्दी। ठीक है, और ये पूरे वायुमंडल के 99% हिस्सा को कवर करती हैं। 78%, 20.9% और 0.93, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 99% अकेले ये तीनों गैस महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, अब बाकी 1% में आपके इतने गैस पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन। इनका क्रम याद रखना ज़्यादा सही होता है। नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नियॉन, फिर हीलियम, फिर मीथेन, फिर क्रिप्टॉन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन, फिर जेनॉन, फिर ओजोन। ये जो सभी गैसें हैं ये परिवर्तनशील गैसें हैं। परिवर्तनशील मतलब वेरिएबल, इनके कंपोजिशन में चेंजेस आ सकते हैं। इनके जो परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम है इसमें कंपोजिशन मतलब चेंजेस आ सकते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इस समय आपका 0.03% है, औद्योगिकरण के पहले इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और कम थी, इस समय और बढ़ गई है। तो ऐसे करके बढ़ती जाती हैं। देखिए देख लीजिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड आप यहाँ पे देखिए 0.038% है। ठीक है, अब ये 0.04% हो जाएगा कभी, मतलब ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ेगी तो इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो इसलिए परिवर्तनशील गैस है, वेरिएबल गैस इसलिए इनको कहा गया है। एक चीज़ और भी जानते रहिए, पूरे मतलब कि पृथ्वी की ऊंचाई का अगर हम देखें, सतह के लेके 97% वायुमंडल जो है हमारा 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है।
सतह मतलब धरातल से लेकर 29 किलोमीटर की ऊंचाई में पूरा वायुमंडल 97% हिस्सा मिल जाता है, और 50% वायुमंडल जो है 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिल जाता है। ये लेयर है, नाइट्रोजन की लेयर जो है वह आपकी 100 से 200 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, ऑक्सीजन की 200 से 1100, हीलियम की 1100 से 3500, हाइड्रोजन की 3500 के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड की 20 से 25 किलोमीटर। एक चीज़ ये भी जानते रहिए कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन पृथ्वी पर 99% बायोमास में योगदान देते हैं, जिसमें इकट्ठे ऑक्सीजन जो है 70% जीवित पदार्थों के योगदान में योगदान देता है। आते हैं कि गैस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो नाइट्रोजन रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी, और ये प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं किया जाता, डायरेक्टली इसे आप यूज नहीं कर सकते। ये पौधों के माध्यम से मृदा में क्या होता है कि नाइट्रोजन जाता है एमोनियम साल्ट के रूप में, फिर वह रूट ऑस्मोसिस मतलब जड़ परागण की क्रिया द्वारा, पौधों के जड़ परागण की क्रिया द्वारा वह नाइट्रोजन जो है एमिनो साल्ट को लेकर एमिनो एसिड में बदलता है, और एमिनो एसिड जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम लोग खाते हैं, जिसके माध्यम से हमें नाइट्रोजन मिलता है। तो नाइट्रोजन जो है प्रत्यक्ष रूप से हम ग्रहण नहीं कर सकते। वहीं ऑक्सीजन को हम देखिए सांस लेते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। तो ऑक्सीजन का निर्माण जो है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, जो पौधों के पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उसमें छेद होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जब सन का प्रकाश पड़ता है तो वो पोर्स जो होते हैं, छेद जो होते हैं, वो खुल जाते हैं, और तब वह पौधे जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं, और फिर जब वो पोर्स बंद होते हैं तो वो ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन मिलता है हम लोग को स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों द्वारा, या फिर कहते हैं सागरी जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उनके द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है। सागरों में जो फाइटोप्लैंक्टन प्लांट होते हैं, ये जीवनदायी गैस है भाई, जब तक सांस नहीं लेंगे तो कैसे जिएंगे। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताया ना कि फोटोसिंथेसिस में सहायक होता है, पौधों का भोजन होता है। वह फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जब पोर्स खुलते हैं तो खुल के ऑक्सीजन को ले लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जब पौधे लेते हैं उसी को हम कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तनशील गैस है, इसको तो हमने आपको बताया ही है। ये पौधों का भोजन है इसलिए, और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी से जाने वाली जो पार्थिव विकिरण होती है उनको यह रोक लेता है, ठीक है, वापस स्पेस में नहीं जाने देता, वह अवशोषण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब का निर्माण करता है, और इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग का निर्माण हो जाता है। ओजोन जो जीवनदायी गैस ये भी है, ओजोन जीवन रक्षक गैस जिसे कहते हैं, O3 इसमें पाया जाता है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसका जो है ऊंचाई में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर का कंसंट्रेशन मैक्सिमम पाया जाता है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में, और ये अल्ट्रा वायलेट UV रे को रोकती है, जिसकी वजह से हमें स्किन डिजीज नहीं होते हैं। तो हमने गैसेस के बारे में इतना कुछ जान लिया। अब आते हैं एरोसॉल और वाटर वेपर के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं, जो वायुमंडल के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। वाटर वेपर को पहले समझ लेते हैं। वाटर वेपर जलवाष्प, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ये भी क्या होता है, पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी की पार्थिव विकिरण जाती है उसको ये अवशोषित कर लेती है, रोक लेती है। वाटर वेपर जो है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। और वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो 0 से 5% के बीच में पाया जाता है। अगर हम इसे देखें तो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और उसके बाद ध्रुवों पर जाते हुए इसकी संख्या कम होती जाती है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। वहीं वायुमंडल में समस्त जलवाष्प का 90% से अधिक भाग 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। 90% से अधिक भाग 5 किलोमीटर, धरातल के 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक 90% से अधिक जलवाष्प आपको मिल जाएगा। ये आपका वाटर वेपर की कहानी हुई। अब आगे बढ़ते हैं एरोसॉल। एरोसॉल जो होता है वह धूल कण टाइप का होता है, मतलब इसमें इसका जो कम्बिनेशन होता है सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर मतलब निलंबित कणित पदार्थों तथा तरल बूंदों का मतलब लिक्विड ड्रॉपलेट का सम्मिश्रण होता है। इससे जो है ज्वालामुखी, धूल, राख, रेत के कण, चट्टानी टुकड़े आदि जो धुआं नहीं निकलता, इसी को एरोसॉल का उत्पन्न, देखिए ये एग्जाम्पल हो गए, ज्वालामुखी, धूल, राख, रेत, कण, ये सब। और इससे सिलेक्टिव स्कैटरिंग होता है, जो धूल कण होते हैं उसकी स्कैटरिंग होता है, मतलब कि विकिरण होता है। विकिरण होने की वजह से प्रकीर्णन, स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन होने की वजह से क्या होता है कि आकाश नीला कलर दिखाई देता है। रिले स्कैटरिंग आप ले सकते हैं इसको। तो और इसके बाद हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मतलब आतंकग्राही नाभिक का निर्माण होता है। जैसे कि कोई कण है तो कण के आसपास जो ड्रॉपलेट्स मतलब लिक्विड ड्रॉपलेट जमा हो जाएंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर SPM हो गया कोई कण, और उसके आगे जो है लिक्विड ड्रॉपलेट निर्माण हो गया, तो आतंकग्राही नाभिक का निर्माण हो गया, जिससे कंडेंसेशन होता है, बारिश भी होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड का जब अधिकता, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा हो जाती है, शहरों में इंडस्ट्री जब ज़्यादा होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो निकलता है, धूलकण, वह क्या होता है अर्बन स्मॉग का निर्माण कर देता है। और स्मॉग जो होता है, स्मोक प्लस फॉग मतलब
स्मोक प्लस फॉग, कोहरा और स्मोक धुंध के कम्बिनेशन से स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। तो स्मॉग इक्वल टू स्मोक प्लस फॉग, ये आपकी बात। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, यदि वायुमंडल की समस्त जलवाष्प को संघनित कर दिया जाए, मतलब कंडेंस कर दिया जाए, तो यह 2.5 सेंटीमीटर या फिर कह सकते हैं 1 इंच मोटी जल की सतह का निर्माण कर देगा। ठीक है। वायुमंडल के निचले हिस्से में भारी गैस पाई जाती हैं। जानते हैं जो भारी होंगी वह नीचे होंगी, जो हल्की होंगी ऊपर होंगी। तो भारी गैस है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भारी गैस है। और अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें पाई जाती है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, क्योंकि इनकी डेंसिटी भी कम हो जाती है ऊंचाई पर जाते वक्त। तो अधिक ऊंचाई पर हाइड्रोजन, हीलियम जैसी हल्की गैसें मिलेंगी। जलवाष्प के अगर हम विभिन्न रूप को देखें तो बादल, तुषार, जलवृष्टि, हिम, ओस हैं। ठीक है। और वायुमंडल का अभी आपको बताया था ना 50% हिस्सा जो है एटमॉस्फेयर का, वह 5.6 से लेकर 6 किलोमीटर तक के बीच में पाया जाता है। और 97% हिस्सा 29 किलोमीटर तक निहित है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, वायुमंडल की संरचना या पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एटमॉस्फेयर अगर हम देखें वायुमंडल को, तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं स्ट्रक्चर में। देखिए, तापीय विशेषता के आधार पर, मतलब टेम्परेचर के आधार पर, और रासायनिक विशेषता के आधार पर, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर। तो हम पहले टेम्परेचर के आधार पर अगर हम देखें तो इसको आपको बांटा गया है नॉर्मली, इसको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर उसके बाद ताप मंडल। ताप मंडल में आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर डाला जाता है, एक का सब लोग अपना दिए हैं। वहीं अगर हम रासायनिक विशेषता में देखें तो होमोस्फीयर है और हेट्रोस्फीयर है, जिसके बीच को बांटता है ट्राइबोपाच। ठीक, अब शुरू करते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर के। ट्रोपोस्फीयर जो सबसे निचला मंडल है, आप जान ही रहे हैं ये ट्रोपोस्फीयर है। ठीक, ये क्षोभ मंडल है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे टेम्परेचर दर्शाए हैं। ठीक, ऊंचाई धीरे धीरे ट्रोपोस्फीयर में क्या देख रहे हैं ना, जब हम और ये ऊंचाई हमने दिखाया। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है ट्रोपोस्फीयर में, टेम्परेचर जो है वह घट रहा है। देख रहे हैं ना, 20 था तो 0 आ गया, -10, -40, तो टेम्परेचर घट रहा है क्षोभ मंडल। इसलिए ऊंचाई का टेम्परेचर का गिरना जो है क्षोभ मंडल की विशेषता होती है। यहाँ पे नॉर्मल लाइफ रेट पाया जाता है जो कि 6.5 डिग्री सेल्सियस या फिर पर 1000 मीटर का कहते हैं, या फिर 1 किलोमीटर का कहते हैं। 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, या फिर 1000 मीटर भी कह सकते हैं ये। और इसे आप फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करेंगे तो 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 1000 फीट जाने पर। और इसे अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस ऐसे भी कह सकते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस को 65 मीटर की ऊंचाई पर कम होता है। तो ये नॉर्मल रेट की मेन कहानी है। और इसकी जो खोज थी ट्रोपोस्फीयर की, वह ट्रिजरस डी बोर्ड ने इसका नामकरण किया था, ट्रिजरस डी बोर्ड। ठीक, इसे मिक्सिंग, क्योंकि इसमें सभी गैसें पाई जाती हैं, इसलिए मिक्सिंग, टर्बुलेंस, विक्षोभ, सभी चीज़ें यहाँ पे विक्षोभ भी, यहाँ पे सारी घटनाएं घटती हैं, इसे इन सबको नाम से भी जाना जाता है। कारण यह है कि यहाँ पे सभी जलवायु मौसमी घटनाएं जाती हैं। इस चीज़ को जानते रहिएगा, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी व जलवायु घटनाएं घटित होती हैं, जैसे वर्षा, बादल, ओला, तुषार आदि तूफानी टिकी। यहाँ पे संवहनी परत भी पाया जाता है, जिसे कन्वेक्टिव लेयर कहते हैं। संवहनी परत कहने का मतलब कि तापमान ऊपर मतलब वायु ऊपर उठती है फिर नीचे जाती है, ये संवहनी परत का निर्माण होता है इस तरह से। इसे कनेक्टिव लेयर भी कहते हैं क्षोभ मंडल को। और यहाँ पे ऊंचाई का तापमान गिरता है। एक चीज़ जानते रहिए कि ऊंचाई जो है भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर से 18 किलोमीटर मानी गई है, और ध्रुव पर 6 से 8 किलोमीटर करीब। हाँ, इस चीज़ को जानते रहिए कि ऊंचाई जो है औसत इसकी ऊंचाई जो है 15 किलोमीटर मानी गई है। और क्षोभ मंडल और स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में ट्रोपोपाज पाया जाता है, जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा जो है ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटो के बीच में पाया जाता है, और 1.5 किलोमीटर मोटी परत होती है। इसका नामकरण नेपियर शाह ने दिया था। और इसके लक्षण है, इसमें तापमान स्थिर हो जाता है। देखते हैं, पाज मतलब रुक जाना, ट्रोपोपाज, पाज मतलब रुक जाना। ये कहते हैं पाज कर दीजिए वीडियो को तो रुक जाता है। उसी प्रकार ट्रोपोपाज है, क्षोभ सीमा है, ये इसमें न तापमान बढ़ता है न घटता है। तो ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, ऊंचाई का तापमान गिर रहा है फिर स्थिर हो जा रहा है। फिर उसके बाद ओजोन लेयर आता है बीच में, फिर स्ट्रेटोस्फीयर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर आता है। ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर के निचले मंडल पाया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ऊंचाई जैसे जैसे हम यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं, तापमान भी बढ़ता जा रहा है। ऊंचाई में तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि ओजोन लेयर आता है। तो क्या होता है कि जो सन रे आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे तापमान बढ़ जाता है। तो ऊंचाई के साथ इसमें जो है तापमान बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से यह इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की स्थिति यहाँ पे पैदा हो जाती है। ठीक है, तो आइए स्ट्रेटोस्फीयर को समझते हैं। ये ट्रोपोपाज, तो स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल, सम प्लस ताप,
मतलब समान ताप, यहाँ पे समान तापमान वाले बंडल होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या खासियत स्टेटोस्फियर जानते रहेगा, यही खासियत ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मैक्सिमम बार क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट ही रहता है, समान ही रहता है, ना ज़्यादा बढ़ता है ना वो रहता है। अगर कभी प्रश्न पूछे कि स्टेटोस्फियर और फिर उसके बाद अगर दे दे ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, इन सब में सबसे कांस्टेंट किस में टेम्परेचर रहता है, तो स्ट्रेटोस्फियर में रहता है। अगर वहीं अगर हम ट्रोपोपाज दे दे तो आप 5 को लगाएंगे, और अगर स्ट्रेटोस्फियर दे दे तो आप स्ट्रेटोस्फियर को लगाएंगे कम तापमंडल में। अगर हम स्ट्रेटोस्फियर की बात करें तो ऊंचाई के साथ इसमें क्या होता है, तापमान जो है आपका बढ़ता है। ये खासियत इसकी है। इसका खोज और अध्ययन जो है टीजेएनडी बोर्ड ने किया था 1902 में। और इसकी जो ऊंचाई है धरातल के लेकर वह मतलब 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, क्योंकि 18 से 20 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर माना गया है। ट्रोपोस्फियर ट्रोपाज के बीच को छोड़ दीजिए तो 20 से 50 किलोमीटर के बीच में इसकी ऊंचाई पाई जाती है समताप मंडल की। यहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं घटती, और जलवायु मौसमी घटनाएं आपके ट्रोपोस्फियर में घटती है, इसलिए यहाँ नहीं घटती। और यही कारण है यहाँ पे आप जेट विमान, हवाई जहाज ये सब उड़ा सकते हैं, इसलिए इनका मार्ग स्थान रह गया है। और इन्हीं की वजह से ओजोन लेयर का क्षरण भी होता है, क्योंकि जो वायुयान में जो ईंधन जलता है उसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। ठीक है, कभी कभी निचले क्षेत्र में साइरस क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड मिल जाते हैं, नाइक्रोस क्लाउड का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे क्लाउड लॉर का बहुत निर्माण नहीं होता, लेकिन कुछ खास इस परिस्थितियों में निचली स्थल में, मतलब ओजोन लेयर के आस पास वाले एरिया में साइरस क्लाउड, मदर पर्ल क्लाउड वाले निर्माण हो जाता है। ऊंचाई का तापमान इनका बढ़ता है, इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, क्योंकि ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर का अंदर बताया मैंने ना, ये अल्ट्रावायलेट रे को बचाव रखती है, रक्षा कवच है। ओजोन डे जानते रहिए 16 सितंबर 1994 को यूएन जनरल असेंबली मनाया गया था। ओजोन डे उसी दिन से शुरू हो गया है। वर्ल्ड ओजोन डे जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ओजोन के लिए हानिकारक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो फ्रीज हम लोग चलाते हैं उससे ओजोन लेयर का क्षरण होता है। फिर AC चलाते हैं उससे CFC गैस निकलती है। क्लोरीन है, फ्लोरीन है। और फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर के बाद स्ट्रेटोप आ जाता है, जो कि समताप सीमा कहते हैं, समताप मंडल की जो कि ऊपरी सीमा है। अब आते हैं मेसोस्फियर। मेसोस्फियर मतलब मध्यमंडल। मध्यमंडल की ऊंचाई जो है 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई है, और ये जो है नॉर्मल लाइफ रेट ऑफ टेम्परेचर, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने लगती है। आप इस ग्राफ को देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो मैंने अभी ट्रोपोस्फियर पढ़ा, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, फिर स्थिर हो गया ट्रोपोपाज, फिर ओजोन लेयर, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होने लगी, इधर देख रहे हैं इधर तापमान में वृद्धि होने लगी, फिर स्थिर हो गया स्ट्रेटोपाज। फिर उसके बाद मेसोस्फियर आया। मेसोस्फियर में क्या देख रहे हैं, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि हो रही है। और ये तापमान में जो वृद्धि हो रही है बहुत ज़्यादा हो जा रही है, देख रहे हैं ना आप, यहाँ की शुरू हो रही है -80 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच जा रहा है। मतलब इसलिए मेसोस्फियर को सबसे ठंडा स्फीयर माना गया है। फिर मेसोस्फियर रुक जाता है, वहीं थर्मोस्फियर, फिर तापमान में बहुत तेज़ी से कमी आ जाती है, तापमान में बहुत तेज़ी से कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो है तापमान जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो सबसे ठंडा तापमान इसलिए मेसोस्फियर को कहा जाता है, और सबसे गर्म तापमान वाला लेयर जो है थर्मोस्फियर को कहा जाता है। थर्मो मतलब तापमान, समझ सकते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो मेसोस्फियर सबसे ठंडा होता है, कोल्डेस्ट लेयर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे -133 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। यहाँ पे कुछ बादल पाए जाते हैं कभी काल, नॉटिलुंगा क्लाउड जिसे कहा जाता है। अधिकतर जो अंतरिक्ष के मेट्रॉइड्स उल्का आते हैं वह जल जाते हैं। ये नॉटिलुंगा क्लाउड भी अंतरिक्ष से जो उल्का आ रहे हैं, मेट्रॉइड्स आ रहे हैं, उस पर जो है कि वो हो जाता है, क्या कहते हैं, एक मिनट के लिए बता रहे हैं। जो आपके उल्का आते हैं वो आत्ताग्राही नाभिक न्यूक्लियाई, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं, आत्ताग्राही नाभिक। तो उल्का आ गए, उसके आसपास जो है वाटर मतलब लिक्विड ड्रॉपलेट का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्लाउड का निर्माण होता है। नॉटिलुसेंट क्लाउड जो है उसका निर्माण होता है। ठीक है, और जो अंतरिक्ष उल्का मेट्रोइड्स आते हैं वह जो है मेसोस्फियर में जल जाते हैं। वह मतलब इसीलिए धरातल पे नहीं आ पाते हैं, वो वहीं तक जल जाते हैं, मेसोस्फियर तक ही। ठीक है, फिर आते हैं मेसोपाज। मेसोपाज देखिए स्ट्रेटोपाज तक मेसोपाज है, मध्यमंडल की सबकी ऊपरी सीमा है, यहाँ पे रुक जाता है तापमान। अब आते हैं थर्मोस्फियर, जिसे कहते हैं तापमंडल। तापमंडल की ऊंचाई जो है 80 से 640 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसमें क्या होता है, अब देखिए इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, मतलब ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होने लगी, जिसकी वजह से क्या होता है, थर्मोस्फियर सबसे गर्म लेयर माना गया है। इसमें जो तापमान जो है 1700 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और इसकी जो डेंसिटी होती है थर्मोस्फियर की वेरी लो होती है, क्योंकि आप जानते रहिएगा ट्रोपोस्फियर में डेंसिटी सबसे अधिक पाई जाएगी। जैसे जैसे आप जो है एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि समझने की कोशिश करिएगा, क्षोभ मंडल में डेंसिटी अधिक पाई जाती है सबसे निचला, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी अधिक, दबाव ज़्यादा रहेगा, डेंसिटी अधिक पाई जाती है। और जैसे जैसे ऊंचाई जाते हैं डेंसिटी कम होती जाती है। तो इसलिए थर्मोस्फियर मतलब
आपका क्षमता मतलब तापमंडल में आपका जो है तापमंडल में आपका डेंसिटी जो है वेरी लो हो जाती है, ठीक है। एक्सोस्फीयर में तो एकदम कम हो जाती है, जहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है। तो ये हुआ थर्मोस्फीयर, यहाँ पे वेरी लो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी पाई जाती है। थर्मोस्फीयर को दो उपमंडलों में बांटा गया है। आयनोस्फीयर आयन मंडल जो कि 80 से 400 किलोमीटर के बीच में है, और इसमें DEFG परतें पाई जाती हैं आयनोस्फीयर में। डी परत जो कि 80 से 96 किलोमीटर के बीच में है, इसमें लो फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करती है। आयनोस्फीयर मतलब आयन पाए जाते हैं, आयन और कैटायन। हाँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन पाने की वजह से इसमें रेडियो वेव्स जो होते हैं, जो हम लोग रेडियो सुनते हैं, उसको ये रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से हम लोग सुनते हैं। ई वेव जो है वह ई लेयर जो है 96 से 44 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, मिड फ्रिक्वेंसी को भेजती है धरातल पर, और ये कैनली हेविसाइड परत इसे कहा जाता है। एफ जो है वह 144 से 360 किलोमीटर के बीच में है, ये हाई फ्रिक्वेंसी को भेजती है धरातल पर, इसे एप्लीटन लेयर कहा जाता है। और जी जो है 340 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई तक पाई जाती है, 400 किलोमीटर के बीच में। ये सभी प्रकार के तरंगों को परावर्तित कर देती है, जितने भी तरंगे होंगी। तो ये कहानी इसकी हुई। इस चीज़ जानते रहिए, आयनोस्फीयर में ही आपका 80 से 240 किलोमीटर के बीच में, 280 किलोमीटर, 80 से 280 किलोमीटर के बीच में आपका अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलाई जैसी स्थितियाँ पाई जाती हैं ध्रुवों पर, ठीक है। तो ये जो है रात को लगभग मिडनाइट में करीब 12 बजे करीब काफ़ी अच्छा, मतलब कि रंग बिरंगी जो प्रकाश होते हैं वो दिखाई देते हैं, जिसे उत्तरी ध्रुव में अरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रेलाइस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक्सोस्फीयर। ये हो गया आयनोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है 640 से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। इसका घनत्व सबसे कम होता है, न्यून होता है, डेंसिटी अत्यधिक न्यून। अभी बताया ना मैंने, थर्मोस्फीयर की जो डेंसिटी होती है वेरी लो होती है एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, उसी तरह से एक्सोस्फीयर सबके बाहरी मंडल है 640 से 1000 किलोमीटर ऊंचाई पर, तो इसकी डेंसिटी इसलिए अत्यधिक न्यून होती है। इस वजह से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो हल्की गैसें हैं वो वहाँ पर पाई जाती हैं, और तापमान जो है इसका 5568 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। ऊंचाई के साथ तापमान में इसमें वृद्धि होती है, ऊंचाई के साथ तापमान में इसमें कमी होती है ना, इसलिए नहीं, ऊंचाई के साथ तापमान में आपका वृद्धि होती है, इसलिए ऐसी स्थिति होती है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की स्थिति है यहाँ पे। अब आते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था, जो केमिकल अभी नहीं हम आपको बताए थे, यहाँ पे रासायनिक विशेषता के आधार पर वर्गीकरण जो हुआ था, ठीक है। इसमें देखिए होमोस्फीयर, फिर हेट्रोस्फीयर, और इस चीज़ को जानते हो, होमोस्फीयर 0 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई में, हेट्रोस्फीयर जो है 90 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई में। तो ये जो बीच में ये है ट्रोपोपाज है, होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर को बांटता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं रासायनिक आधार पे। तो रासायनिक आधार पे अगर हम देखें तो होमोस्फीयर को सममंडल हिंदी में कहते हैं, जो कि 0 से 90 किलोमीटर में आता है। इसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल की जो सीमाएं हैं, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, उतनी तक की लेयर को होमोस्फीयर रखा जाता है। और हेट्रोस्फीयर जो है 90 से 10,000 किलोमीटर तक है, और इसमें गैसों की 4 परतें लेयर पाई जाती हैं, जो अभी आपको बताए थे। नाइट्रोजन की लेयर आपकी होंगी 90 से 200 किलोमीटर के बीच में, ऑक्सीजन की लेयर 200 से 1100 किलोमीटर के बीच में, हीलियम की परत 1000 से आपकी 3500 किलोमीटर के बीच में, हाइड्रोजन की लेयर 3500 से 10,000 किलोमीटर के बीच में। ये लेयर हेट्रोस्फीयर में पाई जाती है। ट्रोपोपाज जो है होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर के बीच की सीमा है, जो मैंने अभी ट्रोपोपाज बताया था आपका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए हेट्रोस्फीयर है और होमोस्फीयर, इसके बीच में ट्रोपोपाज पाया जाता है। इसको ऐसे बांटे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद हम इंसोलेशन एंड हीट बजट ऑफ द अर्थ को देखेंगे, मतलब सूर्य तप तथा पृथ्वी के उष्मा बजट। तो इंसोलेशन मतलब सूर्यातप, पृथ्वी पाए जाने वाले जो सूर्यातप है, सूर्य की इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है उसी को इंसोलेशन कहते हैं। ये जो सूर्य की प्राप्त ऊर्जा है वह शॉर्ट वेव, लघु तरंगों के रूप में आती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, शॉर्ट वेव्स होती हैं, उसके रूप में यहाँ पे पहुँचती हैं धरातल पर। तो सूर्य के धरातल का तापमान, अगर हम वन्य सूर्य के एटमॉस्फेयर को देखें तो उसके धरातल का जो तापमान है वह 11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट या 6,000 डिग्री सेल्सियस माना गया है। आते हैं सूर्य की ऊर्जा का जो प्रधान स्रोत है वह क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन आंतरिक भाग में क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है, ठीक, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है टूटकर हीलियम में बदल जाता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन रहता है ना टूट के हीलियम में रूपांतरित हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी बनती है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हमें ऊर्जा मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला, ठीक है। ये मैंने सन का वायुमंडल, सन एटमॉस्फेयर बनाया है, सूर्य का वायुमंडल आप देख सकते हैं, बीच में कोर है, ठीक है, सन के एकदम केंद्र में कोर है, और उसके बाद जो लेयर है वह फोटोस्फीयर की लेयर, प्रकाश मंडल की लेयर है। और इसी फोटोस्फीयर में
आपके सन स्पॉट मतलब जो सौर कलंक है, धब्बे हैं, वो पाए जाते हैं। और फोटोस्फीयर में जो सौर कलंक है इसी को कूल एंड डार्क स्पॉट कहते हैं। ये सौर कलंक जो है वह ठंडे और मतलब कि डार्क मतलब कि हिंदी में डार्क डार्क मतलब स्पॉट पाए जाते हैं। और ये जो सौर कलंक है इनकी जो साइकिल है सौर कलंक की, एक साइकिल जो है 11 साल में पूरी होती है। और एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे कि इस सौर कलंक में गर्म एवं प्रकाशित भाग को फैकुला कहते हैं। ठीक है, इस सौर कलंक में जो गर्म और प्रकाशित भाग है उसे फैकुला कहते हैं। तो फोटोस्फीयर की खासियत यह है कि यहाँ पे सन स्पॉट पाए जाते हैं। और फोटोस्फीयर की बहुत सारी खासियत हैं, जैसे इसमें फोटान निकलता है। फोटान से ही फोटान एनर्जी जो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शॉर्ट वेव जो है वह लघु तरंगों के रूप में, यही फोटान जो है लघु तरंगों के रूप में निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें क्या होता है 90% हाइड्रोजन रहता है और 10% हीलियम रहता है। तो इसी का कम्बिनेशन की वजह से आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है फोटोस्फीयर में और हमें सूर्य की ऊर्जा मिलती है। ये तो फोटोस्फीयर के प्रकाश मंडल इसीलिए कहा गया है इनको। तीसरी जो लेयर है ये कोर हो गया, फोटोस्फीयर हो गया। तीसरी लेयर जो है वो क्रोमोस्फीयर है। ठीक है, और चौथी लेयर है जो कोरोना है। कोरोना जो है सन एटमॉस्फेयर की बाहरी लेयर है, सूर्य का वायुमंडल है। ठीक है, सूर्य का वायुमंडल, तो सबकी बाहरी परत कोरोना है। ये जो कोरोना नहीं चल रहा है, कोरोना का देखिए लेयर एकदम टेढ़ा मेढ़ा है, उसी के नाम पे कोरोना रखा गया हमारे ख्याल। अब आते हैं सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक। पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है वह सोलर कांस्टेंट सौर स्थिरांक कहलाता है। ये 2 ग्राम कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में प्राप्त होती है। तो सौर स्थिरांक करने का अर्थ हुआ पृथ्वी की जो सतह है, धरातल, उस पर प्रति इकाई क्षेत्र पर, मतलब एक प्रति इकाई क्षेत्र पर अगर हम एक स्क्वायर के रूप में डालें, प्रति इकाई क्षेत्र पर जो सूर्य की प्राप्त ऊर्जा है उसी को सोलर कांस्टेंट कहते हैं, सौर स्थिरांक कहते हैं। लॉ ऑफ रेडिएशन, 3 लॉ ऑफ रेडिएशन है, मतलब विकिरण की जो नियम बने हैं उनको वेन्स का डिप्लेसमेंट लॉ है, जिसमें वेन्स कहते हैं कि द हायर द टेम्परेचर, अगर तापमान अधिक होगा ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी, किसी रेडिएटिंग मतलब विकिरण वस्तु की तापमान अगर अधिक होगा तो देन शॉर्टर द वेवलेंथ। देखिए इसलिए सूर्य की वेवलेंथ जो है वह शॉर्ट होती है, शॉर्ट वेव के रूप में निकलती है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, और उसी प्रकार उल्टा, मतलब फिर कहते हैं मतलब कि अगर लो टेम्परेचर है तो हायर वेवलेंथ निकलेगा। तब देखिए पृथ्वी, ऐसे समझ लीजिए आप, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा है, ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश ज़्यादा होने की वजह, हाई टेम्परेचर होने की वजह से, रेडिएटिंग बॉडी होने की वजह से शॉर्टर वेवलेंथ निकलती है, शॉर्ट वेव निकलती है। वहीं अगर पृथ्वी का जो रहता है, जो पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करती है वह लो टेम्परेचर के रूप में प्राप्त करती है, बहुत ज़्यादा नहीं, सूर्य की तरह थोड़ा ऊर्जा निकलती है, जिसकी वजह से उसका जो वेवलेंथ होता है पार्थिव विकिरण जो आप देखते हैं वो दीर्घ तरंगों के रूप में निकलता है, हायर वेवलेंथ के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में निकलता है। ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। स्टेफन बोल्ट्जमैन का लॉ ऑफ रेडिएशन है। इसमें जो है जो वस्तु जितनी ही गर्म होगी, अब जो है आप इसके आगे जब पढ़ेंगे तो बोल्ट्जमैन का जो लॉ है इसमें कहते हैं जो वस्तु जितनी ही गर्म होगी उससे विकिरण ऊर्जा मतलब रेडिएटेड एनर्जी उतनी ही अधिक निकलेगी। आप सीधी चीज़ समझिए, जितने ज़्यादा वो गर्म होगी उसकी ऊर्जा जो है एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। आप किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो उसकी ऊर्जा भी तो उसी हिसाब से उसका रेडिएशन भी तो उतना तेज़ निकलेगा जितना ज़्यादा गर्म करेंगे। तो वही ये बताते हैं कि आपके जो वस्तु जितनी गर्म होगी उसके विकिरण ऊर्जा रेडिएटेड एनर्जी उतनी ही अधिक निकलेगी। ठीक है, अधिक होगी। अब किरचॉफ लॉ जो होता है, लॉ ऑफ रेडिएशन में थर्ड जो है किरचॉफ लॉ, इसमें कहते हैं जिस वस्तु द्वारा रेडिएशन का जितना ही अधिक एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही अधिक वह विकिरण मतलब इमिशन करेगा। मतलब ऐसे समझिए, जितना ज़्यादा आप किसी वस्तु को एब्जॉर्ब मतलब गर्म करेगा उतना ज़्यादा वो फेंकेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब पार्थिव विकिरण को एब्जॉर्ब करेगा तो उतने ज़्यादा वो तापमान में ग्लोबल वार्मिंग करेगा, तापमान बढ़ा देगा। तो उसी वजह से वही ये समझाना चाहते हैं, कोई भी वस्तु है उसमें रेडिएशन जितना ज़्यादा होगा, मतलब कि जितना ज़्यादा विकिरण उसमें एब्जॉर्ब होगा, उसे अवशोषित करेगा, उतना ज़्यादा ही वह विकिरण जो है इमिशन मतलब उत्सर्ज निकालेगा। ठीक है, ये किरचॉफ लॉ है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी की सतह पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है, इस चीज़ को जानते रहिएगा। 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य की रोशनी जो है, प्रकाश जो है यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। एक चीज़ ये भी जानते रहिए कि लॉन्ग वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह कम होती है और शॉर्ट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अधिक होती है। क्योंकि कारण क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। ऐसे समझिएगा कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो वेवलेंथ कम रहेगा और वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा तो फ्रीक्वेंसी कम रहेगा। तो ये विपरीत संबंध पाया जाता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। ठीक है, अब आते हैं सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन आता है,
और फिर उसके सूर्य के फिर तीनों ताप। अब ऐसे समझिए ये पृथ्वी है हमारी, ठीक, अर्थ माँ है, पृथ्वी है, और ये सन रे है। तो सन रे इक्वेटर, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के पास जो है सन रे आपका वर्टिकल पड़ता है 90 डिग्री पे, जिसकी वजह से जो है इसकी एरिया जो है वह कम पड़ती है। आप देख सकते हैं कि इसका एरिया कम है। वहीं जो ध्रुवों पर ये पोल्स हैं, ध्रुवों पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ध्रुवों पर क्या होता है, ये एरिया देखिए ज़्यादा पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये सन की रे जो है वो ऑब्लिक तिरछी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये भी चीज़ जानते रहिएगा, जो सन का रे है वह इक्वेटर पर शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है, मतलब जल्दी पहुंच जाता है, और वहीं पे ये जो आपका पोल है इस पे समय लगता है, ये तिरछी जाएगी, लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्ज एरिया, तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और लार्ज एरिया को ये कवर करती है। और वहीं ये जो है शॉर्ट डिस्टेंस को जल्दी पहुंच जाती है और स्मॉल एरिया कवर करती है, इसलिए इक्वेटर पर अधिक तापमान आपको मिल जाएगा और इधर जो है तापमान में कमी आएगी। एरिया ज़्यादा है लेकिन तापमान में कमी रहेगी, ठीक है, क्योंकि तिरछी हो जाती हैं किरणें, तिरछी हो जाती हैं और डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है इसलिए। अब आते हैं दिन की अवधि। दिन की अवधि अगर हम देखें तो देखिए कि जितनी अधिक सूर्यातप की मात्रा, दिन की अवधि जो है, जितनी अधिक सूर्यातप की मात्रा भी अधिक, दिन की अवधि जब अधिक होगी, इस चीज़ को ऐसे समझिए, दिन की अवधि जब अधिक होगी तो सूर्यातप की मात्रा भी अधिक होगी। मान लीजिए ऐसे समझिए, जब सूर्य कर्क रेखा पर रहता है उत्तरी गोलार्ध में, तो इस समय दिन बड़ा होता है, जिसकी वजह से सूर्यातप अधिक पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून के समय आपको सूर्यातप अधिक मिलेगा। वहीं अगर आप ठंडी विंटर के समय सूर्यातप की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में, तो दिन की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्यातप की मात्रा भी अधिक होगी। और दिन की अवधि ऐसी भी प्रभावित करती है, लेटीट्यूड के आधार पे हम देखें तो 0 डिग्री अच्छा पे 12 आवर आपको मिलता रहता है सूर्यातप। ऐसे करके जब हम पोलर पे जाते हैं तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात ऑब्लिक के रूप में मिलता है, इसलिए तापमान बहुत कम रहता है। तो सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर आपको सूर्यातप मिलता है इसलिए। अब आते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी अगर हम देखें तो दो स्थिति इसमें उत्पन्न होती है, एक उपसौर और एक अवसर, क्योंकि सूर्य जो है, सन जो है आपका इलिप्टिकल फॉर्म में, पृथ्वी जो है इलिप्टिकल फॉर्म में सन का चक्कर लगाता है, तो कभी नजदीक पहुंचता है कभी दूर पहुंचता है। तो पेरिहेलियन मतलब उपसौर, उपसौर मतलब निकटतम दूरी, जब सूर्य और पृथ्वी सबके निकटतम दूरी पे हो। 147 मिलियन किलोमीटर दूर रहती है और ये स्थिति 3 जनवरी को आती है। और इसकी खासियत की क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में, आपके दक्षिणी गोलार्ध में 7% अधिक गर्मी मिलती है, और क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में आपको दिक्कतें नहीं होती हैं, ठीक है। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में तो अच्छी जगह है। और वहीं अगर हम 3 जनवरी को देखें ठंडी के समय, तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे तो ठंडी रहेगी लेकिन सूर्य पृथ्वी के काफी नजदीक की स्थिति में रहेगा, और यहाँ पे ठंडी होने की फायदा मिल जाता है कि हम लोग को जो ठंडी रहती है वो 7% कम हो जाती है, ठीक है। वहीं अपहेलियन को अगर हम देखें अपसौर, तो इसमें अधिकतम दूरी पे सूर्य रहती है, और खासियत ये भी है कि 4 जुलाई को ये स्थिति पैदा होती है और 152 मिलियन किलोमीटर दूर रहता है उस समय पृथ्वी और सूर्य। तो 4 जुलाई क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में 7% कम गर्मी होती है, क्योंकि जुलाई में जो है सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है और अधिकतम दूरी पे रहता है, इस वजह से अधिकतम दूरी पे है जुलाई में, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पे है, और इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 7% कम मिलती है, क्योंकि ये अधिकतम दूरी पे है और सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में आपको कम गर्मी प्राप्त होगी, वहीं दक्षिण गोलार्ध में अधिक गर्मी प्राप्त होगी। तो ये स्थिति यहाँ पे आपकी होती है। अब आते हैं सन स्पॉट, सौर कलंक। सौर कलंक अभी हम आपको बताए थे ना, फोटोस्फीयर में पाया जाता है। तो सौर कलंक जो है, इसकी संख्या में जब वृद्धि होती है सौर कलंक में, तो सूर्यातप की मात्रा में वृद्धि होती है, और वाइस वर्षा इसका उल्टा भी होता है। जब सौर संख्या में कमी हो जाएगी तो सूर्यातप की मात्रा में भी कमी हो जाएगी, ठीक। तो सन स्पॉट भी प्रभावित करता है सूर्य के वितरण को, सूर्यातप के वितरण को। अब आते हैं वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल का प्रभाव भी होता है रिफ्लेक्शन, जिसे एल्बिडो कहते हैं, जैसे 35% एल्बिडो चला जाता है तो इससे भी प्रभावित होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषित कर लेता है, तब तापमान बढ़ जाता है। स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन की वजह से भी। एक चीज़ जानते हैं, रिफ्लेक्शन करने का अर्थ हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल रहता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहता है। फिर क्या कहते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों जो मतलब जिस एंगल की किरणें आती हैं उसी एंगल की किरणें जाती है, उसकी रिफ्लेक्शन एल्बिडो कहते हैं। और वहीं स्कैटरिंग में क्या होता है कि बिखर जाती हैं वो कहीं भी, मतलब यहाँ की चाहे इधर बिखरें, चाहे उसका कोई एंगल इक्वल नहीं रहता। एक चीज़ और बताना चाहते थे, सौर कलंक की संख्या में जब वृद्धि होती है सूर्यातप की मात्रा में वृद्धि होती है, और वाइस वर्षा स्थिति होती है। देखिए सौर कलंक है, इसके जो बीच वाला भाग रहता है उसकी अम्ब्रा कहते हैं, और उसके जो किनारों वाला दूर वाला भाग रहता है उसकी प्रेनुम्ब्रा कहते हैं, ठीक है, सन स्पॉट के। आइए हम कर्क मकर संक्रांति समझ लेते हैं, सॉलिस्टिक संक्रांति। तो
तो ये इक्वेटर हो गया, ठीक है, 0 डिग्री, और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ को कर्क और मकर संक्रांति कहते हैं। तो सूर्य जो है 21 जून को कर्क रेखा पहुंचता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पहुंचता है, और इक्वेटर पर जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को पहुंचता है इक्वेटर पर, जिसे इक्विनॉक्स कहते हैं, विषुव। अब क्या करेंगे आप, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए समझिएगा। 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में, या फिर कहते हैं कि आप कर्क और मकर रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र, कर्क मकर रेखा के पास वाला क्षेत्र पर अत्यधिक सूर्यातप मिलता है। आप इसी जानते रहिएगा, इक्वेटर पे वर्टिकली सन पड़ते हैं लेकिन अत्यधिक सूर्यातप नहीं मिलता। वहीं अगर हम कर्क और मकर रेखा के पास देखें तो अत्यधिक सूर्यातप मिलता है। कारण ये रहता है कि इक्वेटर पर बादल बनते हैं, क्षणवानी वर्षा होती रहती है, बादल धूल कण बने रहते हैं, जिसकी वजह से आसमान बादल छाए रहते हैं, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें धरातल पे अच्छे से मतलब वो नहीं कर पाती जितना। और यहाँ पे इक्वेटर आपके कर्क और मकर रेखा के पास बादल साफ रहते हैं। कारण ये देखें ना, लो अमाउंट ऑफ क्लाउड, बादल की मात्रा में कमी रहती है, या फिर कहते हैं क्लाउडलेस, बादल रहित रहते हैं। तो कारण यह है कर्क और मकर रेखा के पास 30-40 डिग्री अक्षांश में अत्यधिक सूर्यातप का कारण यह है कि बादलों की मात्रा में का कम होना, ठीक। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट करने का मतलब यहाँ पे हवाएं उतरती हैं नीचे की तरफ, इधर की पोल की तरफ, पोलर की तरफ के आगे यहाँ उतरती हैं, यहाँ के आगे यहाँ भी उतरती थी। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का होना और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है, प्रतिचक्रवाती का प्रभाव यहाँ पे पाया जाता है, जिसकी वजह से इस कर्क और मकर रेखा के अक्षांश के पास मतलब कि अत्यधिक सूर्यातप इसलिए प्राप्त होती है। अब आते हैं एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो कहिए या रिफ्लेक्शन कहिए, रिफ्लेक्शन को आपके जिसे हम नहीं बताते एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है, देखिए एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो मतलब परावर्तन, मतलब कि आपका जितना धरातल की ऊर्जा आ रही है वो वापस चला जाए। इसे लिखे हैं द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस से जितना अमाउंट में रेडिएशन रिफ्लेक्ट विकिरण वापस परावर्तित हो जा रहा है उसी को एल्बिडो कहते हैं। और पूरी पृथ्वी के औसत एल्बिडो अगर हम देखें उसकी मात्रा 30 से 35% के बीच में पाई जाती है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और आइस का एल्बिडो मतलब बर्फ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है, 0.9% अप्रॉक्स पाया जाता है। एस्फाल्ट मतलब डामर, जो सड़कें नहीं होती हैं डामर की बनी होती हैं, उसकी जो एल्बिडो होती है वो न्यूनतम होता है, 0.30 अप्रॉक्स माना गया है। और इस चीज़ को भी जानते रहिएगा, स्मूथ सरफेस पे हाई एल्बिडो पाया जाता है और रफ सरफेस पे लो एल्बिडो होगा। और एल्बिडो को अगर हम परसेंटेज में देखें तो हिम आवरण 70 से 90% के बीच में एल्बिडो पाया जाता है हिम आवरण से। स्मूथ सरफेस कहने का अर्थ ये हुआ चिकनी सतह, चिकनी सतह देखिए बर्फ हो गया, स्नो हो गया, ठीक है, तो इस पर जो है चिकनी सतह है तो वाटर हो गया, तो इस पर तेजी से जो है चिकनी सतह पे रिफ्लेक्शन हो जाता है। वहीं अगर हम देखें रफ सरफेस देखिए रेत हो गए, ठीक, सैंड, तो इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो रिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा, ठीक, तिरछा जाएगा। तो वहीं हिम आवरण पे इसलिए स्मूथ सरफेस है इसलिए 70 से 90% के बीच में, घने बादल पर 70 से 80, हल्के बादल 25 से 80, रेत पे 20 से 30%, फॉरेस्ट पर 5 से 10%। तो ऐसे एल्बिडो का रिफ्लेक्शन होता है। ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं हीट बजट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो बजट जैसे संसद में नहीं आता, पार्लियामेंट में बजट पेश करती हैं वित्त मंत्री जी, निर्मला सीतारमण को ले लीजिए, चाहे जो भी आते रहें। तो मतलब कहने का हुआ कि आय और व्यय का लेखा जोखा, जैसे घर में आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाता है, वही एक तरह की हीट बजट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ऊष्मा बजट निकाला जाता है। और इसमें क्या होता है, सूर्य द्वारा जो प्रवेशी लघु तरंग होते हैं, लघु तरंग शॉर्ट वेव के रूप में आते हैं, सौर विकिरण, एवं पृथ्वी द्वारा ऊर्जा का दीर्घकरण, मतलब सूर्य द्वारा लघु तरंग और पृथ्वी द्वारा दीर्घ तरंग का जो आय व्यय का लेखा जोखा होता है उसी को हम हीट बजट ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो आइए हम हीट बजट ऑफ द अर्थ को अच्छे से समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आप ऐसे समझिएगा, ये हमारा सन हुआ, सूर्य भगवान हुए हमारे, और इसमें माना मैंने कि 100% यूनिट जो है एनर्जी जो है मान लिया जाता है कि सन से प्राप्त होती है, ठीक है। और ये वायुमंडल का एकदम बाहरी परत है, एस्फीयर, ठीक है, ये वायुमंडल का एकदम बाहरी परत है, एस्फीयर। अब इस एस्फीयर में सूर्य आता है, सूर्य की किरणें सीधे आती हैं, जिसमें से आपका एक जो है आपका 2% धरातली सतह तक आकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, 27% एटमॉस्फेयर के बादल से ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, 6% धूल कण व स्कैटरिंग से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो होता है उसी को एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। तो टोटल 35% औसत माना गया है कि टोटल 35%, 30 से 35% के बीच में एल्बिडो जो है सन द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो रिफ्लेक्टेड इतना हो जाता है, 100 में से जब 35 घटा देंगे तो 65% आपका बचा। अब इस 65% यहाँ से
पहुंच रहा है, जिसमें कि 14% इस पूरे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से लेकर धरातल तक के बीच में जो एटमॉस्फेयर है, इसके बीच में आपका जो है 65% बचा। अब 65 में से 14% जो है आपका इस एटमॉस्फेयर में कवर हो जाता है, इस पूरे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से आप ऐसे समझिए इनकमिंग 65% आ रहा था। अब 65 में से 14 जब घटा देंगे तो 51% बचेगा। तो ये जो सन का आपका रोशनी आ रही 14% एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होने के बाद, ये एब्जॉर्ब कैसे होता है? 14% यूनिट एब्जॉर्ब होता है एटमॉस्फेयर में जलवाष्प द्वारा, धूलकणों द्वारा और गैसेस द्वारा, जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। तो 14% जब हम 65 में से 14 घटा देंगे तो 51% पाया जाएगा। तो यही अर्थ जो है एब्जॉर्ब कर पाती है, पृथ्वी पाती है। सूर्य का जो औसत ऊर्जा ये प्राप्त करती है वह 51% ये एब्जॉर्ब करती है, पाती है। ठीक है, अब इस 51% में से आपका पार्थिव विकिरण, रेडिएशन लॉन्ग वेव के रूप में यह फिर वापस भेजती है स्पेस की तरफ। तो इसमें से क्या होता है, 17% डार्ट स्पेस में चला जाता है। 17% ऊर्जा जो है, रेडिएशन जो है, वह स्पेस में, अंतरिक्ष में चला जाता है। मतलब 17% ऊर्जा सीधे शून्य अंतरिक्ष में चला जाता है और 51% में से, और 34% जो है आपका वह इसी एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से लेकर आपका ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें कैद हो जाता है। तो 34% यूनिट एब्जॉर्ब बाई एटमॉस्फेयर, कैसे? कन्वेंशन एंड विक्षोभ टर्बुलेंस से 9% हिस्सा, लेटेंट हीट एंड वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण से फिर कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन की वजह से 99%, कंडेंसेशन जब बादल बन जाते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं यहीं पे, तो ये 99% हो गया। इफेक्टिव रेडिएशन से क्या होता है आपका 6%। तो टोटल 34% हिस्सा इस पूरे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है और 17% वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में 14% ऊर्जा सूर्य से आने वाली ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया और 34% ऊर्जा पार्थिव विकिरण द्वारा एब्जॉर्ब किया। तो इसी को ट्रैप्ड इन एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में कितना ट्रैप्ड हुआ, कितना पकड़ा गया, कितना आपके एटमॉस्फेयर आने जाने वाली किरणों को रोका। तो प्रवेशी सौर विकिरण के 14% हिस्सा ये हुआ आपका, और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण के 34% हिस्सा एटमॉस्फेयर में कवर रहता है, ट्रैप्ड रहता है। ठीक, तो टोटल 48% हिस्सा आपका एटमॉस्फेयर में रहता है। अब ये जो 48% हिस्सा इस पूरे एटमॉस्फेयर में है, ये क्या होता है, बाद में ये धीरे धीरे 48% हिस्सा जो है धीरे धीरे विभिन्न रूपों में विकिरण द्वारा शून्य अंतरिक्ष में चला जाता है। अब इस अंतरिक्ष में चले जाने की वजह से जो बैलेंस होता है आपका, सूर्य से जो 100% आया रहता है वो वापस चला जाने की वजह से, तो 48 माइनस 48 जीरो हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, 48 माइनस 0% हो जाता है। यही आपका अर्थ बजट है, पृथ्वी की उष्मा बजट है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी माँ है जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ और हैं जो कि मुख्य चीज़ है, समझने की कोशिश करते हैं। नेट रेडिएशन क्या होता है, शुद्ध रेडिएशन, शुद्ध विकिरण क्या होता है? तो शुद्ध विकिरण जो होता है, सौरिक विकिरण जो सूर्य से आने वाली विकिरण है, और पार्थिव विकिरण जो पृथ्वी से जाने वाली विकिरण है, उनका सौरिक विकिरण माइनस पार्थिव विकिरण, सौरिक और पार्थिव विकिरण को हटाने पर जब मान 0 आता है उसी को नेट रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ ये भी जानते रहिएगा कि सूर्या तप जो है, इस चीज़ को जानिएगा कि ये हमने बनाया, इसमें पोल है और ये साउथ पोल है। इक्वेटर के पास जो है आपके 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ के बीच में एनर्जी सरप्लस रहती है। एनर्जी सरप्लस करने का मतलब क्या हुआ, सरप्लस में क्या होता है, सौरिक ऊर्जा पार्थिव ऊर्जा से अधिक होती है। सरप्लस में क्या होगा, सौरिक ऊर्जा, जो सौर की ऊर्जा आ रही है, मान लीजिए 100% ऊर्जा आ रही है, और जो पार्थिव विकिरण हो रहा है उससे अधिक जो है सौरिक ऊर्जा होने लगी। पार्थिव विकिरण मतलब 51% भेज रहा है, ये सौर ऊर्जा जो है ज़्यादा मिले और पार्थिव विकिरण कम भेजे। तो जब ये स्थिति रहती है तो यहाँ पे एनर्जी सरप्लस रहती है, मतलब ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे प्राप्त होती है। इसलिए नहीं कहते इक्वेटर ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। वहीं एनर्जी डिफिशिएट की स्थिति जो है पोल पे रहती है। इसमें क्या होता है, वाइस वर्षा स्थिति रहती है। मतलब क्या होता है कि पार्थिव ऊर्जा जो है सौरिक ऊर्जा से अधिक होती है, पार्थिव ऊर्जा जो है सौरिक ऊर्जा से अधिक होती है। ये आपका डिफिशिट, एनर्जी डिफिशिट वाला एरिया होता है, पोलर एरिया। और वहीं पे 70 डिग्री जो अक्षांक होता है, लेटीट्यूड होता है, यहाँ पे नेट जीरो रेडिएशन होता है, नेट रेडिएशन होता है, मतलब जीरो पाया जाता है। वैसे जीरो कभी होता नहीं है, क्योंकि आपका नेट रेडिएशन, सौरिक विकिरण, पार्थिव विकिरण, ये माना गया है, जीरो जो है माना गया है, कभी होता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो ये जीरो होता है अर्थ सरफेस पर। ये सारी घटनाएं जो हैं वो अर्थ सरफेस पर मानी गई हैं। जो पृथ्वी के धरातल पर एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, एनर्जी सरप्लस कहाँ पे, और एनर्जी डिफिशिएट कहाँ पे है, और एनर्जी जीरो नेट रेडिएशन कहाँ पे पाया जाता है। तो 70 डिग्री अक्षांक पर नेट रेडिएशन पाया जाता है, और 20 डिग्री से 20 डिग्री साउथ पे आपका एनर्जी सरप्लस है, और पोलर एरिया पे एनर्जी डिफिशिएट वाली स्थिति पैदा होती है।